हेलो बच्चों, आवाज़ आज आ रही है? गुड इवनिंग। नाउ टुडे वी विल डिस्कस some important question of MP Police test series. Some important question of वेरी गुड इवनिंग। सो शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से आपके पास चार ऑप्शन, 1 सितंबर, 10 नवंबर और 10 दिसंबर और 15 जुलाई। और मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। सो ये स्टार्ट होता है आपका समय अब। सो उसके अंदर आपको आंसर दे देना है। टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। टाइम अप होने वाला है। गिव मी आंसर फास्ट। सो टाइम अप हो चुका है। आंसर किसका किसका आया देख लेते हैं। 10 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी गुड। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, जो व्यक्ति के रंग, धर्म, लिंग, राजनीति या अन्य विश्वास, राष्ट्रीय या सामाजिक विरासत, भूमि आदि के निरपेक्ष एक अपरिहार्य अधिकारों की घोषणा करने वाले एक ऐतिहासिक विषय है, जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। यह 500 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। विश्व भर में इस विषय का सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे बाल अधिकार पर सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के उत्सव के एक वर्ष बाद, जो 20 नवंबर 2019 को संपन्न हुआ है। योजना वर्तमान ऊर्जा पर निर्माण करना है और बेहतर भविष्य के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में सामूहिक अभियानों में युवकों की नेतृत्वकारी भूमिका पर बल देना है। ओके। और इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे 5 वर्षीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार 2 दिसंबर को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9 दिसंबर 2001 को घोषणा की कि 9 दिसंबर को मानवाधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और इसी से रिलेटेड अब जीके से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और ये रहा प्ले क्वेश्चन। बिदिशा नदी के किनारे स्थित है। मतलब बिदिशा नदी जो है वो बिदिशा नदी नहीं, बिदिशा किस नदी के किनारे है आपको बताना है। रावी, सोन, केन, बेतवा। और ये टाइमिंग शुरू होती है अब। ये शुरू हो गई टाइमिंग आपकी। 20 सेकंड में आपका आंसर देना है। टाइम इज गोइंग ऑन। ओके। सोन, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सोन इज नॉट करेक्ट आंसर। बिदिशा नदी जो है वो देखिए बेतवा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेतवा होगा। सांची से 9 किलोमीटर दूर बेतवा और ब्यास नदियों के बीच बिदिशा शहर बेतवा नदी के पूर्व में स्थित है। बेसनगर का शहर, इसको बेसनगर से ही पुकारा जाता है, शहर जो नदी के पश्चिम वर्तमान बिदिशा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुंगों, नागाओं, सातवाहनों और गुप्तों के तहत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। कौन? बेतवा। पाली शिलालेख में इसका भी उल्लेख किया गया है। बेतवा उत्तर भारत की एक नदी है, जो यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ठीक उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश और ओरछा से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर पूर्व की ओर बहती है। उत्तर पूर्व और लगभग इसका आधा हिस्सा जो है नौगम में नहीं है, मालवा पठार से होकर बहती है। बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ओरछा के आसपास के क्षेत्र में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? बेतवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेतवा नदी के सम्मान में भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत का नाम INS बेतवा रखा है। वहीं बेतवा नदी को मध्य प्रदेश नदी परियोजना के एक भाग के रूप में केन नदी से जोड़ा जा रहा है। ओके।
ये रहा आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। बताइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर पुस्तक मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ स्टार किसके द्वारा लिखी गई है? और ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। सो ये रही आपका टाइमिंग होता है शुरू, और 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। आंसर नाउ। विच इज करेक्ट आंसर? टाइम अप। ओके, तो चलिए हम बताते हैं कौन सा इसका तरुण विजय इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुस्तक मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ स्टार तरुण विजय की चीनी भाषा में 16 जून। अच्छा, आपने ऑप्शन दिया था थर्ड, और देखता हूँ, नो, राजेश श्रीवास्तव आपने आंसर बताया था ना। ये पुस्तक चीनी भाषा में 16 जून 2015 को समाचार में दिखाई दिए, क्योंकि पुस्तक की एक प्रति उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी को दी गई थी। यह पुस्तक जुलाई 2014 में सिचुआन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन और आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित एक जीवनी है। रही कुछ तरुण विजय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो देख लेते हैं। एक भारतीय लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं ये। इन्होंने 1986 से फरवरी 2008 तक हिंदी पंचजन्य में साप्ताहिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपादक थे। वह दैनिक पायनियर के लिए भी लिखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जुलाई 2016 में अपने कार्यकाल के अंत तक राज्यसभा का सदस्य भी चुने गए, जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे और भारतीय चीन मंत्री संसदीय दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च सदन यहाँ दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन कहलाता है और वहीं लोकसभा निम्न सदन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ और पुस्तक देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, एग्जाम वॉरियर्स, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अ जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी और रवि मंथ द्वारा अनुवादित है। और अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एनडी मैरिनो द्वारा, और यहाँ पे सेक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर, नितिन ए गोखले ने इसको लिखा। वहीं वॉर रूम, द पीपल, टेक्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड नरेंद्र मोदी विन, और इसको एनपी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट, और टाइमिंग शुरू होता है अब। आंसर नाउ। आंसर पहले कर दिया करिए थोड़ी। टाइम इज गोइंग ऑन। विच इज करेक्ट आंसर? ओके, टाइम अप हो चुका है। आपने सेकंड बोला है, बिल्कुल सही जवाब है बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरो स्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है। इसे भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार के स्वामित्व वाला निगम मुख्य रूप से एरो स्पेस संचालन में संलग्न है और वर्तमान में विमान, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर और उनके स्पेयर पार्ट्स के डिजाइन, निर्माण और संयोजन में शामिल है। भारत में बेंगलुरु, नासिक, कोरबा, कानपुर, कोरापुट, लखनऊ, हैदराबाद, बैरकपुर और कासरगोड सहित कई सुविधाएं हैं। HAL HF-24 मारुत लड़ाकू बॉम्बर भारत में निर्मित होने वाला पहला लड़ाकू विमान था। ओके, सो आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। अब हम देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11, 10, 12 और 8। बताइए। टाइमिंग ये शुरू हो गई है आपकी
स्टार्ट नाउ। टाइम इज गोइंग ऑन। कल से मैथ की क्यूज की जाएगी, जो भी आप रिलेटेड क्लास होगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं पहला होगा इसमें 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा। पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, लेकिन सन 2019 में इसको चेंज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को से हटा के वहाँ बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य हटा है, तो उस राज्य से हटा करके 2 और केंद्र शासित प्रदेश मतलब बदल दिए गए हैं। अब टोटल जो हैं 8 हो गए हैं। पहले 7 थे, सॉरी 9 नहीं, पहले 7 थे, अब 8 हो गए। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1949 में जब भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो केवल एक राज्य भाग अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह थे। 3 और दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप की स्थापना प्रत्येक क्षेत्र को पहले से उपस्थित राज्यों से पृथक करके की गई थी। पहले सिर्फ 2 थे, लेकिन फिर बाद में कितने हो गए, 3 और हो गए, तो 5 हो गए थे। उसके बाद 2 और बदले गए, दादर और नगर हवेली और दमन दीव और पुदुचेरी। वे पूर्व में अधिकृत प्रदेशों में बनाए गए थे, जो पहले गैर ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों पुर्तगाली भारत और फ्रेंच भारत से संबंधित थे। भारत की संसद संविधान में संशोधन करने के लिए एक कानून बनाएगी और निर्वाचित सदस्यों और मुख्यमंत्री को संघ के क्षेत्र के लिए विधान प्रदान करेगी, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के लिए किया गया है। सामान्य तौर पर भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नामित करेगा। एक संघ राज्य क्षेत्र भारतीय गणराज्य में प्रशासनिक प्रभार का एक रूप है। भारत के देशों के विपरीत, जिनके अपने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र हैं, जो प्रत्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं। जिसमें बताया क्या गया कि सन 1949 तक 2 ही थे, मतलब 2020 तक तो 8 थे, पहले शुरू में 2 थे, उसके बाद 3 और निर्माण किए गए, फिर बाद में 2 और निर्माण किए गए थे। लेकिन हाल में जो अब की कंडीशन है, अगस्त 2019 में भारत संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, और उसके बाद क्या हुआ, अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान शामिल किया गया, और एक को जम्मू और कश्मीर कहा जाता है और दूसरे को 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख कहा गया। नवंबर 2019 में भारत सरकार ने दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही केंद्र शासित प्रदेशों में विलय करने के लिए कानून बनाया, जिसे दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के रूप में जाना जाता है। पहले क्या था, दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को चेंज करके दोनों को एक ही कर दिया गया, जिस कारण से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ओके, सो आई होप कि आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो।